नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आपके अपने YouTube चैनल काऊ फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज की जो मेरी विजिट है वो है यदुवंशी गौशाला, जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर कि आप नंदी सामने देख सकते हैं, शक्ति और उधर राजा। तो दोनों ही बहुत ही भव्य नंदी हैं। और इधर आप देख सकते हैं बलराम। तो सर्दी का मौसम है और इनका देख सकते हैं आप रहने सहने की व्यवस्था काफ़ी और कद काठी। और दोनों नंदियों को जैसा कि आप सामने देख रहे हैं बिल्कुल पास पास हैं। आपको इस तरह का नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर नंदियों को अलग अलग रखा जाता है। किसी प्रकार की नथ नकेल इनको नहीं डाली गई है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं आप। एक बार मैं भाई साहब हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो मेरे सवाल हैं। तो सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बैल और एक सांड। सांड को पूरी आज़ादी होती है, वो स्वतंत्र घूमता है और उसकी सेक्सुअल लाइफ का भी वो एंजॉय करता है। उसके अपोजिट बैल सारा दिन खेतों में काम करता है और उसकी नसबंदी कर दी जाती है। तो एक बार मुझे थोड़ा स्पष्ट बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। तो काफ़ी दिनों से मैं असमंजस में था, तो बताएं। आप एक बार वीडियो पे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर मैं आपको सुस्पष्ट जो बताना चाहूँगा, आप इस चीज़ को देखें कि ये जो सांड है, हाँ जी, हाँ जी। या शक्ति जो है जी। इसकी जो गर्दन के आसपास जो मोटाई है वो आपको अलग देखने को मिलेगी, जबकि बैल में ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन शारीरिक कदकाठी में देखेंगे तो बैल नंदी से ज़्यादा ऊंचा है। हाँ जी, हाँ जी। इस चीज़ को आप इस तरह से समझें कि हमारी सामाजिक व्यवस्था भी पहले कुछ इस तरह की होती थी कि घर में अगर 8-10 भाई हैं तो 4-5 की शादी हुई, लेकिन 4-5 जो हैं या 3-4 हैं या 2-3 हैं उनको ब्रह्मचारी रख दिया जाता था। अच्छा। ये सामाजिक व्यवस्था ऐसी होती थी कि जिस प्रकार पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जब जाना हुआ तो वहाँ पर एक गोपालक से जो भेंट हुई तो उन्होंने बताया कि मैं तो पाल ही रहा हूँ सारी उम्र। तो 60 साल उनकी उम्र थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नंबर ज़रूर देना चाहूँगा, तो फौजी आएगा तो मैं उसका नंबर आपको उपलब्ध कराऊंगा। मैंने कहा कि फौजी कौन, आपका बेटा? तो वो बोला कि नहीं, फौजी मेरा भाई। तो आपके कितने बेटे हैं? तो बोले कि मेरी तो शादी नहीं है, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ गायों का काम दिया गया था। हम 5-6 भाई जो थे उनमें से मैं ब्रह्मचारी रहा हूँ और सिर्फ गायों का जो रख रखाव है, मतलब पाली की जिम्मेवारी उसे दी गई थी। तो इसी प्रकार से हमारी जो पुरानी व्यवस्था होती थी उसमें गोपालन में एक जो कृषि परंपरा जो होती थी, कृषि के लिए हमें बैलों की उस समय आवश्यकता होती थी। तो कुछ बछड़ों को बैल की श्रेणी में ले जाते थे और कुछों को, अच्छों को, जो पैदाइशी नंदी होते हैं, उनको आप देखने मात्र से आपको पता चलेगा कि ये बछड़ा नंदी पैदा हुआ है। ठीक है, जो कम जो शारीरिक बनावट में हो सकता है, उतने बलिष्ठ मजबूत ना हो, तो हर एक को आप नस्ल संवर्धन के लिए नहीं यूज कर सकते, नहीं प्रयोग कर सकते। आप इस चीज आप ऐसे देखें, आप खुद हाथ फेरें इनके ऊपर, आप खुद इस चीज को इस तरह से देखें कि अगर प्रकृति पर्यावरण में भी एक गाय अगर 10 बछड़ों को जीवन काल में जन्म देती है तो उसमें अल्फा मेल जो होता है, जो पूरे झुंड के ऊपर कब्जा करके रखता है, वो तो सिर्फ एक होता है। वो जब तक रहेगा तब तक दूसरे जो नर बछड़े होंगे उनको ज्ञाभिन्न नहीं करने देगा दूसरी गायों को। तो ये व्यवस्था प्रकृति पर्यावरण में भी होती है कि 1 या 2 सांड जो मजबूत और बलिष्ठ होते हैं या जिनके जीन स्ट्रॉन्ग होते हैं, वही अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, वही संतति को आगे बढ़ाते हैं। अन्य को या तो ब्रह्मचारी रहना पड़ता है या फिर वो गर्भ धारण प्रक्रिया से दूर रहना पड़ता है। तो ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जब कभी भी आप किसी भी उसमें कंफ्यूज हो तो 2 चीज़ों से देखें। आप उसके सींग के हाथ न लगाएं, सींग के हाथ लगाना नंदी वो परमिट नहीं करता, और बाकी कहीं पर भी लगाएं जी। तो क्या नाम है, हमारा सवाल था कि प्रकृति पर्यावरण में भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पर जो कुछ सांड जो होते हैं वो अपनी संततियों को, अपने जीन्स को, अपने डीएनए को आगे बढ़ाते हैं, कुछों को मौका नहीं मिलता है। तो वही व्यवस्था तो हमारे कृषि और ऋषि परंपरा की रही। एक तरह से देखा जाए तो जैसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए कई चीज़ों को यूज करता है, तो वो
चीज। आप इसको स्वार्थ भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे हम बैल को उस स्वार्थ में भी आप देखें कि वो जो व्यवस्था थी, जो शुद्ध सनातन धर्म की जो व्यवस्था थी, उसमें क्या होता था कि जो बैल हैं वो कभी भी अमावस्या वाले दिन जोड़े नहीं जाते थे। अच्छा जी। उस दिन कृषि में खेत में इनको ले जाया नहीं जाता था। उस दिन ये पूर्णतः विराम करते थे। इनका अच्छा दाना पानी की जो व्यवस्था थी वो पहले किसान करते थे। खेत में घुसने से पहले इसके माथे की तिलक लगा करके या गुड़ खिला करके और फिर इसको प्रवेश करवाया जाता था। बैलों को बांधते थे वो। और जो और भी अच्छी जिनकी भावनाएं होती थी तो वो पगड़ी बांध करके और बिल्कुल अपने भाई का दर्जा इन बैलों को दिया करते थे। तो ब्रह्मचारी जरूर उन्होंने रखे, लेकिन उनको साथ की साथ भाई का जो प्रेम या भाई का जो दर्जा दिया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी हमारे में थी। तो क्योंकि मैं फिर कहना चाहूँगा, ये जो कृषि परंपरा है उसमें इन बैलों ने अपने कंधों पर उस कृषि परंपरा को ढोया है, क्योंकि खेतों में किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये अन्न उपजाते थे। तो ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जहाँ पर इनको भी खुश रखने का प्रयास किया जाता था और इनसे काम भी लिया जाता था कृषि के लिए। तो इस तरह की पहले थी व्यवस्थाएं। पूर्णतः इसको ये कहना कि इंसानों के स्वार्थ के लिए, क्योंकि इनके लिए भी वो जो किसान था वो दाने पानी की व्यवस्था करता था और जिसमें नैतिकता होती थी वो आजीवन इनको रखते थे। आजीवन बुजुर्ग अवस्था में भी हमने अभी कुछ दिन पहले गांव कंडेला में से जब गुजरना हुआ तो देखा कि बुजुर्ग बैल थे गांव में, काफी बुजुर्ग बैल थे। और सर्दी के समय, इन सर्दी की रातों में उनके ऊपर विशेष तौर पर एक कंबल उठा करके और फिर रखा गया था बुजुर्ग बैलों को भी। तो बुजुर्ग अवस्था में अगर आप उनकी जिम्मेवारी लेते हैं और उनको ठंड और इस तरह का आप कठोर पर्यावरण से उनको अगर आप बचाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों का एक अच्छा तालमेल बैलों का और सांडों का हुआ करता था। बैल भी इतने अपने घर और अपने मालिक से प्रेम करते थे कि अगर इनको खेत में ले जा करके छोड़ दिया जाए, बुग्गी से लेकर के सीधा घर पर पहुंचते थे सामान को। तो ये होता था, चाहे सारथी हो या ना हो, इनको पता होता था कि इनका घर कहाँ पर। तो ये व्यवस्थाएं हैं जी। बस। तो इसी के साथ मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे मन में जो काफ़ी दिनों से सवाल चल रहे थे जी, तो उनका संतुष्टि पूर्वक मुझे जवाब मिला। और भी इसके ऊपर गहन जो अध्ययन है, हमारा खुद का जो शोध है, खुद के विचार, वो हम करते रहते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आगे अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। आप इस चीज़ को देखें कि अगर किसान को अगर वो बैल में परिवर्तित करता था, ताउम्र इसको अपने पास रखता था, ये उसकी मदद करता था और किसान इसकी मदद करता था, तो वो व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी बजाय कि आज की व्यवस्था की। जब बधियाकरण तो भले ही नहीं किया जा रहा है, लेकिन छुट्टे जो बैल हैं या छुट्टे जो गोधन हैं उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, या तो वो थैलियाँ खाते हैं या फिर अनैतिक हाथों में पड़ने की वजह से कहीं न कहीं स्लॉटर हाउस में जा कर के रुक रहे हैं, या फिर तिल करके गौशालाओं में मर रहे हैं। मार्मिक मृत्यु है वो। अभी इस समय गौशालाओं में जब बारिश होती है सर्दियों के समय, आप जा कर के देखें, घुटनों तक कहीं जगह पर आपको कीचड़ देखने को मिलेगा और ठिठुरन से बिल्कुल गाय ठिठुरती रहेगी और बड़ी मार्मिक उनकी मृत्यु होती है। तो कहीं न कहीं वो जो एक व्यवस्था थी जो पहले किसान की और बैलों की, वो व्यवस्था कहीं न कहीं जब से बिगड़ी है तब से इनकी दुर्दशा होती जा रही है। तो ये हैं, तो और किसी को अच्छे अनुभव हों और कुछ किसी से हमें अच्छा सीखने को मिलता है तो हम उनके पास जाते हैं सीखने। जी। और ये ब्लड लाइन के बारे में भी आपका एक प्रश्न था, तो आप ये देखें कि पुरानी ओल्ड ब्लड लाइन और न्यू ब्लड लाइन, तो इनके बारे में थोड़ा सा और बताएं। इनमें वेरिएशन होता है। आप इस चीज़ को देखें, कैरेक्टर्स में आपको देखने को अपने आप पता चलेगा। जो पहले जो आदमी हुआ करते थे उनके छाती पर बाल, हाथ पर बाल और गहरे बाल हुआ करते थे। आज की जो जनरेशन आ रही है उनके ना तो छाती पर बाल होंगे, कुछ एक के तो दाढ़ी भी बहुत कम आती है। तो वो जो है सुंदरता उनकी ज़्यादा होगी, क्यूटनेस उनके अंदर ज़्यादा होगी, लेकिन मजबूती, जीन्स अगर आप डीएनए जिसका मजबूत पाएंगे तो जिनके छाती पर बाल होते थे, किसी के तो बगलों पर और कमर पे भी बाल होते थे। तो बड़े बुजुर्ग जो हमारे होते थे तो सुंदरता का नहीं कहूँगा, लेकिन बलिष्ठता और मजबूती उनकी, वो जीन्स वो उस झलक में ही आपको अलग दिखती थी। अब आप देखें कि आजकल के जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो बिल्कुल आप अपनी चेस्ट को शेव रखते हैं, जबकि दारा सिंह जब हुए तो उन्होंने कभी अपने छाती के बाल नहीं काटे थे। ठीक है जी। ये चीज़ हमें देखने की, ताकत भी उनके अंदर ज़्यादा थी।
और तो और हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे उनके कानों पे भी बाल आते थे बड़े बड़े, वो कभी कैंची नहीं लगाते थे क्योंकि उनको सुंदरता से उतना ज़्यादा और वो नहीं नहीं उनके था। जैसे इस तरह आजकल जो चला हुआ क्रेज पैक के चक्कर में रहते हैं सभी, तो उनके पैक भी नहीं हुआ करते। हाँ, पैक का वो एक मजबूती, जो शारीरिक जो परिश्रम करके जो उनकी मजबूती मिलती थी, आजकल उन एक्सरसाइजों को और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया। हाँ जी, हाँ, तो उनको इतना नहीं पता होता था कि ये एक्सरसाइज से एब्स ही बनते हैं, ये एक्सरसाइज से ट्राइसेप्स का ये पर्टिकुलर पार्ट विकसित होता है, तो वो अलग था। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत भाई साहब आपका। एक बार फिर से मैं